मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बसंत खो चुका है और ये कहानियां हैं उन बच्चों की जिनका बचपन गुम हो चुका है। ये वो गरीब बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या ऐसे हालातों में रहते हैं जिनके पास ज़िंदगी की मौलिक ज़रूरतें भी जो पूरी नहीं कर सकते। इस पाठ की लेखिका एनिस जंग ने दो कहानियों को बड़े सुंदर तरीके से पेश किया है। पहली कहानी साहिब की है। साहिब एक मुस्लिम लड़का है जो 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और एक टुकड़े का नाम बांग्लादेश रखा गया था, तो बांग्लादेश वाले टुकड़े में अफरा तफरी मच गई थी और खेतों वगैरह में तूफान के कारण बड़ी बर्बादी हो गई थी। तो इस अफरा तफरी से बचने के लिए साहिब और लगभग 10,000 लोग वहाँ से भागकर दिल्ली की किनारे वाले सीमावर्ती इलाके में आ गए थे, जिसका नाम है सीमापुरी। और वहाँ पर ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। इनके पास ज़िंदगी की कोई बेसिक नीड पूरी नहीं होती। इनके पास राशन कार्ड जो है उसका मतलब सिर्फ इनके लिए राशन है। इनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, और ये बच्चे नंगे पैर फिरते हैं और छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं। इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ अपने सिर को बचाने के लिए बारिश वगैरह से सिर्फ एक तरपाल है और छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, और वहीं पे ये नहा रहे हैं, वहीं पे गंदगी में ये रह रहे हैं। साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है, जिसका नाम मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का मालिक। लेकिन अजीब स्थिति है कि ये दुनिया का मालिक नहीं, ये दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से है जो अपनी मौलिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। ये कूड़ा बीनने का काम करता है, रोज़ सुबह नंगे पैर और बच्चों के साथ घर से निकल जाता है। कूड़ा में से ये कुछ ढूंढता है कि कहीं 1 रुपया या 10 रुपये मिल जाए, जिससे ये अपना कुछ काम चला ले। लेखिका उसी इलाके में पहुंच जाती है और साहिब से बात करती है और साहिब से पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। तो वो यही जवाब देता है कि मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि आप स्कूल खोल लो तो मैं आपके स्कूल में दाखिल हो जाऊंगा। तो लेखिका कुछ दिनों बाद फिर दोबारा मिलती है। तभी भी वो अपनी कहानी बताता है कि पहले मैं आज़ाद था, पहले मैं कूड़ा बीनने का काम करता था, मैं किसी के अंडर काम नहीं करता था, लेकिन आज मैं चाय के स्टॉल पर नौकरी करता हूँ और मुझे 800 रुपये महीना मिलते हैं और खाना और चाय मिलती है। अब मेरी ज़िंदगी गुलामी की ज़िंदगी है। वो ये नहीं समझता कि इस पैसे से उसकी ज़िंदगी की मौलिक ज़रूरतें पूरी हो सकती है और बर्बादी में रहना वो पसंद करता है। एक बार साहिब को टेनिस खेलते बच्चे के जूते मिल जाते हैं और ये उनको पा लेता है। ये बड़ा खुश होता है, जबकि वो उसके साइज़ के भी नहीं होते, लेकिन मुझे उससे खुशी मिलती है। तो इस तरह से इस गरीब बच्चे की और अन्य 10,000 लोगों की, गरीब लोगों की दास्तान लेखिका ने पेश की है। इस कहानी की दूसरी एक और कहानी है जो यूपी के फिरोजाबाद जिले की है, जो चूड़ियों के नगर के नाम से मशहूर है। वहाँ लगभग 20,000 लोग हैं जो चूड़ियों की फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं। गर्म भट्टियाँ वहाँ पे कोई उनकी सुविधाएं नहीं है और वो लोग बड़ी परेशानी में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और उनको बहुत कम तनख्वाह पे वहाँ पे बड़े बेकार हालातों में, सेहत के खिलाफ हालातों में वहाँ पे काम करना पड़ता है। नालियाँ वहाँ पे रुकी हुई हैं। लेखिका वहाँ पे एक मुकेश नाम के व्यक्ति से, बच्चे से मिलती है जो उसे बताता है, अपने घर लेके जाता है कि मैं घर को थोड़ा ठीक कर रहा हूँ और मैं ज़िंदगी में मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, चूड़ी बनाने वालों के ख़ानदान से संबंध रखता हूँ। उसकी दादी घर में मिलती है और उसके दादाजी जो भट्टी में से चूड़ी बनाते हुए डस्ट निकलती है उससे अंधे हो चुके हैं। उन्होंने बताया यहाँ बहुत कम उम्र में लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है और उनकी ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं है। ये लड़का मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिर लेखिका एक सविता नाम की औरत से मिलती है। उससे बात करके भी यही पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छी तरक्की नहीं है और उसे सुहाग का मतलब भी नहीं पता होता। वो घर में चूड़ियों के टुकड़ों को जोड़ रही होती है। और वहाँ पे फिरोजाबाद में 4-5 तरह के बेकार लोग हैं जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। एक तो ब्याज पे पैसा देने वाले जो लोगों को तंग करते हैं, दूसरे जो है गुंडे, वो लोगों को परेशान करते हैं, उसके बाद पुलिस वाले, उसके बाद कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जो बड़े बड़े अफसर हैं वो लोगों की ज़िंदगी में दखल देते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद रहती है। इस तरह से चूड़ी बनाने वाले नगर के लोगों की दास्तान बड़ी गंभीर है। चलिए अब इसका इंग्लिश वर्जन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी टेल्स अस अबाउट ए चाइल्ड नेम्ड साहिब. He is a Muslim child. He belongs to Bangladesh. And in 1971, Pakistan was divided into 2 parts. The second part was made Bangladesh. And there were storms. And to save his life and to meet both ends meet, this child, along with 10,000 other Muslim persons, came to Delhi. They started living in the boundary of Delhi. The place was named as Simapuri area. This child has no ration card, no voter card, no other amenities, no facilities in life. This child is a rag picker and some other child also are rag pickers. Writer of this chapter, Anis Jung, meets him one day and she finds this child doing rag picking and asks him about his life. He tells her that he does the task of rag picking
Sometimes he finds a rupee 1 or sometimes he finds 10 rupees from the garbage. He is barefoot and he has no facilities in his life. He lives in a house made of tarpaulin and uses of tin, and he has no facilities in his life. His life is full of problems and difficulties. In the second part of the story, the writer goes to the city Firozabad of Uttar Pradesh. Here also the people have a very life of pitiable situations, and here she meets a child named Mukesh. He belongs to a family of bangle makers and his grandfather has gone blind. Others also don't have good eyesight. The dust of polishing, doing work in this industry makes them blind at a very early age. Their life is full of problems and difficulties. They find a very small amount from the owners of the glass industries, and their lives are full of problems and difficulties. Here also Mukesh takes her to his house and he shows her the renovation of his house, and there she meets the grandmother. She tells that her husband has gone blind because of the dust produced in the bangle industry, and also she meets a girl named Savita. She doesn't know even the meaning of the word suhag. The conditions of people of this city is very bad. The streets are very strange, and the drains are closed. And here also the he tells the writer about 4 types of bad and corrupt people. They are the policemen, the bureaucrats, the musclemen and the moneylenders. They disturb the normal life of these people. In this way, the writer has beautifully portrayed the lives of slum dwellers and the poor people of Simapuri and Firozabad in Uttar Pradesh. Thank you.